हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया 26 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोला कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई समान रहे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल में दिया हुआ है कि उसकी त्रिज्या आधी हो गई, मतलब उसका जो त्रिज्या है आर वो 2 से 1 हो गया। ठीक है, तो जो बेलन का जो आयतन होता है सिलेंडर का वॉल्यूम वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे बताइए, पाई तो कांस्टेंट है और एच चेंज नहीं हो रहा है। सवाल में दिया हुआ है ऊंचाई समान है तो चेंज क्या हो रहा है, आर स्क्वायर। यानी कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। आर 2 है तो आर स्क्वायर 4 और आर 1 है तो आर स्क्वायर 1। देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, 4 से 1 हो गया, 1/4 हो गया ना। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1/4। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है। इसमें बोला है कि 8, 12 और 20 से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आपको ऐसा संख्या निकालना होगा जो 8, 12 और 20 से विभाज्य हो, मतलब 8, 12 और 20 का एलसीएम निकालना होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो पहले क्या कीजिए, आप 8, 12 और 20 का एचसीएफ साइड कीजिए। मतलब इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कॉमन है। तो आपको दिख रहा है इन तीनों में 4 कॉमन है, यानी कि 8, 12 और 20 का एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 8 की जगह पे 2, 12 की जगह पे 3 और 20 की जगह पे 5। और हम लोग एलसीएम निकालते कैसे, तो यदि 3 नंबर दी हुई है तो उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। 3 नंबर दी हुई हो या 4 हो, कितने भी नंबर हो, पहले उसका एचसीएफ निकाल लेंगे और एचसीएफ निकालने के बाद जो भी बचेगा, ठीक है, उन सबको एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इन चारों को जब गुना करेंगे तो आपको 8, 12 और 20 का एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। आपको सवाल में बोला पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि ये 4, देखिए 4 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन बाकी की 3 संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बना रही है। तो इनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए रिपीट होना पड़ेगा, क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग तो होता नहीं है, लेकिन 2 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग होता है। मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर चाहिए ना, तभी तो वो पूर्ण वर्ग बनेगा। और ये तीनों प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको चाहिए कितना, 2, 3 और 5। एक 2 चाहिए एक्स्ट्रा, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। अब इन सभी को गुना करेंगे तो जो भी संख्या आएगी वो इन सभी का मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, 4 गुना 2 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120 गुना 240, 240 और 15 3600। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये पूर्ण वर्ग भी होगा और 8, 12 और 20 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए 8, 12 और 20 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ इतना कंडीशन काफी था। ठीक है, क्योंकि 8, 12 और 20 से यदि कोई संख्या डिविजिबल है तो 8, 12 और 20 का एलसीएम होगी। ये एलसीएम था, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो इन सभी का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो 3600 आएगा, यानी कि वो स्क्वायर भी होगा और 8, 12, 20 से डिविजिबल भी होगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है, यदि राशि 600 हो, मूलधन 450 है और ब्याज 1 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे लगाया जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। प्रिंसिपल 450 है, एक सेकेंड, प्रिंसिपल 450 है, अमाउंट 600 है, कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 150 रुपये का। ठीक है, और 1 साल के लिए है तो आप सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 150 का इंटरेस्ट मिल रहा है 450 प्रिंसिपल पे, यानी कि 1/3 इंटरेस्ट मिल रहा है और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 33.33%। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि यदि मूलधन बराबर 1500 है, ब्याज दर 8.5% प्रतिवर्ष तथा समय 2.5 वर्ष है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज होता क्या है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही तो होता है। ठीक है, तो आपको मूलधन दिया हुआ है प्रिंसिपल 1500, ठीक है, और 2 साल के लिए इंटरेस्ट लग रहा है, सॉरी 2.5 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 2.5 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8.5% है तो डिवाइडेड बाय 100। यही आपको निकालना है। यहाँ से देखिए 2 0 कैंसिल आउट और यहाँ से 1 0 मतलब नीचे 2 0 आ जाएगा, 25 चौके 100। ऊपर कितना आ गया, 15 गुना 85/4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सीधा इसीलिए आ गया क्योंकि जब आप देखिए, आप यहाँ रिमाइंडर से चेक कर लीजिए, एक ही संख्या के पीछे दशमलव है ना, तो यदि आप 4 से काटिएगा इसको तो 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना देगा, 3। और यहाँ पे 4 से काटिएगा तो 84, रिमाइंडर कितना देगा, 1।
यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 3 गुना 1 3। रिमाइंडर यदि 3 आएगा तो फ्रैक्शन वाला पोर्शन क्या आएगा, जो फ्रैक्शन दशमलव के बाद जो संख्या है 3/4 यानी कि 0.75। ठीक है, और किसी ऑप्शन में दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति 700 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो 700 मीटर है ना, और कितने सेकंड में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 300 सेकंड में। यानी कि ये इसका स्पीड आ गया आदमी का स्पीड कितना आ गया, 7/3 मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड को घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होता है। तो आप इसको 18/5 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 36 18 7 छक्के 42/5 यानी कि 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक खोखला आयताकार समांतर षटफलक यानी कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, और इसी को हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड, हिंदी में घनाभ कहते हैं। ठीक है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है 12 10 और 8 सेंटीमीटर, और बोला है इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। चूंकि खोखला है इसलिए कुछ मोटाई भी होगा, और आपको इसके अंदर के सतह का आयतन निकालने बोला है। अंदर के सतह का इसलिए क्योंकि खोखला है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो इसका थिकनेस है, तो समझिए ये फिगर कैसा बनेगा। एक तो ये हो गया अपना, पहले एक घनाभ बना लेते हैं, मतलब पैरेललोपाइड। ये हमने एक पैरेललोपाइड बना लिया, एक घनाभ। लेकिन ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये अंदर से खोखला है और इसकी कुछ मोटाई है। ये जिस भी मटेरियल से बना उसका कुछ मोटाई है, और सवाल में दिया हुआ है मोटाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये हर तरफ से 1 सेंटीमीटर मोटा है। अब बताइए यदि इसका डायमेंशन बाहर से दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है बाहरी आयाम 12 10 और 8 है, मतलब यदि उसका ऊंचाई 8 मान लेते हैं और लंबाई मान लेते हैं 12 और चौड़ाई मान लेते हैं 10। ठीक है, इसके 3 डायमेंशन दिए हुए हैं, तो क्या अंदर से भी यही डायमेंशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसकी कुछ मोटाई है। और मोटाई जब हम माइनस करेंगे तो दोनों तरफ से मोटाई है ना, तो दोनों तरफ से माइनस होगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर एक तरफ से मोटा है तो दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर मोटा होगा। तो आप दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर जब घटाइएगा तो इसके अंदर के सतह का, मतलब इसका जो ये होलो है, तो अंदर का जो सतह आएगा उसका डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, मतलब जितना स्पेस खाली है उसका डायमेंशन मिलेगा। तो सीधा सीधा जो भी डायमेंशन दिया हुआ उसमें से आप 2 घटा लीजिए। तो यदि 12 में से 2 घटाइएगा तो अंदर का डायमेंशन आ जाएगा 10, और 10 में से 2 घटाइएगा तो अंदर का डायमेंशन, अंदर का चौड़ाई आ जाएगा 8, और 8 में से 2 घटाइएगा तो अंदर का चौड़ाई आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये अंदर का डायमेंशन आ गया, और इसका आयतन निकालने के लिए इन्हीं तीनों को गुना करना है ना, 8 छक्के 48 गुना 10 480। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। उस वृत्तीय क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में देखिएगा तो लिख रहा है एंगल ऑफ सेक्टर, मतलब कोई सेक्टर है। देखिए आप लोगों को जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों पे थोड़ा थोड़ा कमांड रखना होगा। बहुत बार सवाल हिंदी में नहीं समझ में आता है और इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर होता है, तो आप लोग दोनों लैंग्वेज पे थोड़ा पकड़ बना के रखिएगा। बहुत बार सवाल हिंदी में नहीं समझ में आएगा, आपको इंग्लिश में बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और इसका उल्टा भी होता है, बहुत बार सवाल इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आएगा, हिंदी में ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा। तो दोनों लैंग्वेज पे आप लोगों को पकड़ बना के रखना है। मैथ्स ही तो है, इतना उतना इंग्लिश जानने की जरूरत भी नहीं है मैथ्स के लिए। ठीक है, एक ही चीज़ रिपीट होते हैं उसमें। तो आपको ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर रेडियस है किसी सर्कल का, और उसमें एक सेक्टर है, उसका एरिया दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर। सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड। बोल रहा है कि वृत्तीय क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, मतलब वो सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई सर्कल है, इसमें एक सेक्टर है यानी कि त्रिज्या खंड है। ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं ओ, और ये सेंटर पे थीटा का एंगल बना रहा है, और इसका एरिया दिया हुआ है सवाल में 154। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया दिया हुआ है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका रेडियस भी दिया हुआ है 14। आपको निकालना क्या है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है सेक्टर का एरिया आप लोग कैसे निकालते हैं, थीटा बाय 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 कर देते हैं, आर स्क्वायर दिया हुआ है आर 14, तो 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, इक्वल टू एरिया आपको दिया हुआ है 154, यहाँ से 22 से 7 बार में। ठीक है, आप इससे 7 से काटिएगा, हालांकि इसको गुना नहीं करना था, ये 140 14 इंटू 14 मैंने कर दिया, नहीं करते तो ज़्यादा इजीली कट जाता 7 से। ठीक है, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 8 56, यानी कि 28 बार में
ये 28 बार में यहाँ से कटा और ये 7 से 4 बार में यहाँ से कटा। थीटा सॉरी 4 से 360 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि किसी संख्या के 20% और उस संख्या के 10% के बीच का अंतर 120 है, वो संख्या क्या होगी? देखिए, संख्या का 20% और 10%, उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 20 माइनस 10 यानी कि 10%। तो सीधा सीधा ये दिया हुआ है कि किसी संख्या का जो 10% है वो 120 है, तो संख्या कितनी होगी? 12 सही होगी ना। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 30 वर्ष का आयु का एक शिक्षक उनके साथ शामिल होता है। विद्यार्थियों की मूल औसत आयु क्या थी? तो हम मान लेते हैं विद्यार्थियों का जो मूल औसत आयु था वो x था। ठीक है, इनिशियल में x था और आपको x का ही वैल्यू निकालने बोल रहा है, और 10 विद्यार्थी थे, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा? टोटल एज 10x, और एक टीचर शामिल हो गया जिसका एज 30 था। ठीक है, और नया एवरेज कितना हो गया? 1 साल से बढ़ गया, यानी कि पुराना एवरेज यदि x था तो नया एवरेज x+1 हो गया। कितने लोगों का? 11। पहले 10 लोग थे और एक टीचर अब शामिल हो गया, यानी कि टोटल 11 हो गया ना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल दीजिएगा, ये हो गया 10x और यहाँ से आ गया 11x। 11x माइनस 10x हो जाएगा x बराबर 30 और माइनस 11 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते थे। आप ऐसा सोच सकते थे कि 10 स्टूडेंट है और सभी का एज 1 साल बढ़ गया, यानी कि टोटल 10 साल बढ़ गया ना। ठीक है, और ये 10 साल एज बढ़ा क्यों? ये 30 साल का एक टीचर के आने के कारण, यानी कि ये खुद के लिए 20 तो लाया ही होगा और 10 जो लाया होगा वो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाया होगा। अब बताइए, यदि इन सबको 10 डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो एवरेज कितना हो गया? टीचर का जो एज बचा उतना ही एवरेज होगा ना, यानी कि 20। तो नया एवरेज 20 है, तो पुराना एवरेज कितना होगा? क्योंकि एक का इंक्रीमेंट हुआ था, 1 साल बढ़ा था नया एवरेज, तो पुराना एवरेज 20 माइनस 1 यानी कि 19 होना चाहिए था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोले कि एक खरीदार 1000 मूल्य की एक वस्तु पे 20% और 10% की दो लगातार छूट प्राप्त करता है। खरीदार को उस वस्तु के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा? तो 1000 रुपये पे दो छूट दे दीजिए, तो 1000 का 20% यानी कि 200 रुपया, तो 200 का छूट दीजिएगा तो 800 हो जाएगा। और फिर 10% का, यानी कि 800 का 10% जब फिर से छूट दीजिएगा तो 800 का 10% 80, तो नया प्राइस कितना हो जाएगा? 720। यानी कि कितने का भुगतान करना होगा? 720 का। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक पात्र में 60 लीटर अम्ल और पानी का मिश्रण 7:3 के अनुपात में है। मिश्रण का 20% भाग निकाल के उसकी जगह उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंत में मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत कितना होगा? देखिए, क्योंकि आपको अम्ल का प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो आप यदि क्वांटिटी को चेंज भी कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मैं 60 लीटर की जगह पे ये मान लूँ कि मिश्रण आपका 100 लीटर था, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये मैंने माना क्यों? ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमको ये पता चल गया कि यदि मिश्रण 100 लीटर था तो अम्ल 70 होगा और पानी 30 होगा। ठीक है, और यदि अम्ल 70 होगा तो आप जब 20% निकालेंगे तो उसका 70 का भी 20% निकलेगा, मतलब हर चीज का 20% निकलेगा किसी भी मिश्रण का। जब आप 20% या 30% या कोई भी परसेंट निकालते हैं तो उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, मान लेते हैं उस मिश्रण में 5 तरह की चीजें हैं, तो सारी चीजें उतनी ही परसेंटेज में निकलेगी। मैंने बताया था कल या परसों के क्लास में कि यदि कोई भी रेशियो हो किसी मिश्रण के अंदर अंदर मान लेते हैं किसी मिश्रण में 3 चीजें हैं और तीनों का कुछ रेशियो है, तो जिस रेशियो में है उस रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 20% निकाल रहे हैं ना, तो सभी का 20% निकलेगा। तो यहाँ पे अम्ल का भी 20% निकलेगा यदि आप मिश्रण का 20% निकाल रहे हैं तो अम्ल का 20% निकलेगा, यानी कि 70 का 20% का मतलब हो गया 1/5 निकलना, तो बचेगा कितना? 4/5। ठीक है, और यही प्रोसेस एक बार और कर रहे हैं, यानी कि अम्ल की अब क्वांटिटी इतनी हो जाएगी, फिर से हम लोग इसका 1/5 निकालते हैं, यानी कि 4/5 छोड़ देते हैं, तो अम्ल की जो फाइनल क्वांटिटी आएगी इतनी आएगी। ठीक है, और टोटल मिश्रण मैंने माना कितना है? 100 लीटर, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना आएगा? 25। ये आ जाएगा 70 गुना 16/25,
25 को ऊपर नीचे यदि आप 4 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 4 और ये 4। 25 नीचे था, नीचे भी 4 से गुना कर दिया, ऊपर भी, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ से आप देखिए 16 चौके 64 और गुना 7, 7 छक्के 42 और 7 चौके 28, यानी कि 448, 488/100। अच्छा, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 488/10, यानी कि 44.8%। ठीक है, इतना ही परसेंट आएगा ना, 44.8 लीटर आ रहा है, तो ये 100 का तो उतना ही परसेंट होगा ना, जितना लीटर है उतना ही परसेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। ए अकेला किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। अब ए और बी मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आप यहां से बताइए कि यदि इनकी कैपेसिटी का अनुपात 2:3:5 है और ए अकेला किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो आप ये बताइए टोटल काम कितना होगा? तो आपको पता है कैपेसिटी को जब नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो काम निकल जाता है। तो कैपेसिटी ए का जो है वो 2 है और ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो काम कितना हो जाएगा? 2 गुना 40, यानी कि काम हो गया 80। ठीक है, अब सवाल में ये बोल रहा आगे कि तीनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5 3 8 2 10। तो 10 कैपेसिटी से 5 दिन काम किया, यानी कि 50 काम कर लिया, तो काम बचा कितना? 30। आगे बोल रहा है कि सी ने काम छोड़ दिया, तो ए और बी मिलकर शेष काम को कितने दिनों में करेंगे? यदि सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, तो ए और बी का कैपेसिटी कितना? 2 + 3 5। 5 कैपेसिटी से 30 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन और, क्योंकि 30 ही काम बचा हुआ था, यानी कि और कितना दिन लगेगा? 6 दिन। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोले कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधार की भुजाओं की लंबाई 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? मैंने बहुत बार बताया, जो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है बेस का पेरीमीटर, आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई। अब इसमें दिया हुआ है कि आधार में त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों साइड दिया हुआ है, तो आप आधार का परिमाप नहीं निकाल लेंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? उसका तीनों साइड का योग। ठीक है, तो तीनों साइड को जोड़ देंगे त्रिभुज का, तो उसका परिमाप निकल जाएगा 5 6 11 7 18, यानी कि आधार का परिमाप कितना आ गया? 18 और ऊंचाई दिया हुआ है 10। ठीक है, तो प्रिज्म का एरिया क्या होता है? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, यानी कि 18 गुना 10 180। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को उसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा शीर्ष से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे काटा जाता है। इससे बने छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था शुरुआती के शिफ्ट में इस तरह के बहुत सवाल पूछे गए थे, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर काट दिया जाता है तो एक छोटा शंकु बन के आता है, और बड़ा शंकु जो ओरिजिनल शंकु था और जो छोटा शंकु बना, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, यानी कि दोनों के साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। और यदि साइड का रेशियो बराबर होगा तो आपको पता है जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम यानी कि आयतन का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का क्यूब होता है। तो सवाल में ये बोला है कि एक कोण है, मान लेते हैं ये कोई कोण था आपका ओरिजिनल, इसको मैंने कट मारा यहां से इस तरह से। ठीक है, एक सेकंड, ये मैंने कट मार दिया शंकु को, और जो ओरिजिनल शंकु था उसका ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जहां से हमने कट मारा ऊपर से 4 सेंटीमीटर पे कट मारा, यानी कि यहां कट मारा, यानी कि छोटे शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए, जो बड़ा वाला शंकु है और छोटा वाला शंकु है दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा या नहीं? आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, बड़ा वाला शंकु और छोटा वाला शंकु। आपको दिखने में ट्रायंगल लग रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल है नहीं, मैं 2D में दिखा रहा हूँ इसलिए ट्रायंगल दिख रहा है, ये है शंकु। ठीक है, तो दोनों शंकु यदि एक दूसरे के सिमिलर है तो इसके साइड का जो रेशियो है, क्या है साइड का रेशियो? इसका हाइट 12 और 4 के अनुपात में, यानी कि इसको सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये 3 और इसको 4 से काटेंगे तो 1, यानी कि इनकी हाइट का जो रेशियो है वो 3 और 1 है। तो इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 3 का क्यूब 27, और छोटे वाले का 1 का क्यूब, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 का क्यूब 1, यानी कि बड़े वाले
कोन का यदि वॉल्यूम 27 है, ठीक है, तो छोटे वाले कोन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1। अब खुद बताइए, यदि बड़े वाले कोन का वॉल्यूम 27 है और छोटे वाले का 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा? फ्रस्टम का आयतन 27 माइनस 1 यानी कि 26। इसका आयतन आ जाएगा 26, यानी कि आपको इसी का तो आयतन निकालना है, 26 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और 26 यूनिट के यदि आपको वैल्यू निकालनी है, आपके पास 27 यूनिट की वैल्यू अवेलेबल है, यानी कि बड़े वाले शंकु का वॉल्यूम आप इजीली निकाल सकते हैं। बड़े वाले शंकु का वॉल्यूम क्या होगा? तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितना है बड़े वाले शंकु का? दिया हुआ है सवाल में 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और इंटू एच। एच कितना है? 12 बड़े वाले शंकु का, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये बड़े वाले शंकु की, यानी कि 27 यूनिट की वैल्यू आएगी। और आपको निकालना क्या है? 26 यूनिट की वैल्यू, यानी कि फ्रस्टम का आयतन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 832, सॉरी 832 यानी कि 324 पाई, 324 पाई आ गया 27 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। यदि 27 यूनिट की वैल्यू 324 पाई है, तो फ्रस्टम यानी कि 26 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही आपको निकालनी है। 26 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 324 पाई बटा 27 और गुना 26। 27 से इसको काटेगा तो 270 12 बार में कटेगा। 12 गुना 26, 26 गुना 2 52, यानी कि 312 पाई। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 3 कोटे इक्वल टू 4 है, तो आपको निकालना है 3 साइन ए माइनस 4 कोसे का वैल्यू। और कोटे होता क्या है? यहाँ पे कोटे दिया हुआ है 4/3, और आपको पता है कोटे होता है b बटा पी, ठीक है। तो b की वैल्यू 4 है और p की वैल्यू 3 है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, यानी कि h की वैल्यू 5। आपको निकालना है 3 साइन ए माइनस 4 कोस है, तो 3 साइन ए होता है p बटा h, यानी कि 3/5, और माइनस 4 कोसे, कोसे होता है b बटा h, यानी कि 4/5। यहाँ से आ गया कितना? 9/5 और 16/5 माइनस 7/5। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला 1.5 रेडियन को डिग्री में बदले। आपको पता है कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि पाई का वैल्यू होता है 3.14। 3.14 रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के यदि बराबर होता है, तो यदि आप इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1.57। 1.57 रेडियन जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। आप खुद बताइए, यदि 1.57 रेडियन 90 डिग्री के बराबर है, तो यदि आपको 1.5 का वैल्यू निकालने बोला है सवाल में कि 1.5 रेडियन क्या होगा, तो 90 से कम होगा ना, क्योंकि 1.57 रेडियन ही 90 है, ठीक है। तो 1.5 रेडियन क्या होगा? 1.57 से कम है ना 1.5 रेडियन, तो 90 से कम हो जाएगा। 90 से कम एक ही ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है यदि sin x इक्वल टू कोस 3x माइनस 20 है, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। मैंने बताया था sin a इक्वल टू यदि कोस b होता है तो a प्लस बी 90 के बराबर होता है, यानी कि x और प्लस 3x माइनस 20 ये 90 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 3x माइनस 20 90 के बराबर होगा, यानी कि 4x इक्वल टू 110, x इक्वल टू 110/4, और 110/4 होगा 27 गुना 5, 27.5। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल, इसमें बोला है एक समकोण त्रिभुज में यदि एक न्यूनकोण का मान 30 डिग्री है, तो समकोण वाले शीर्ष पे बना बाह्य कोण कितना होगा? देखिए बहुत ही फालतू सवाल है ये, इसमें इस कोण का कोई मतलब ही नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसका एक कोण 90 डिग्री है, और आपसे ये पूछ रहा है कि जिस शीर्ष पे 90 बन रहा है उसका बाह्य कोण क्या होगा? तो टोटल कोण 180 होता है, यदि अंदर का कोण 90 है तो बाहर का कोण भी तो 90 ही होगा ना। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज हो, तो उसका लंब केंद्र कहाँ होगा? तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछले शिफ्ट में, ठीक है। पिछले किसी शिफ्ट में बताया था कि लंब केंद्र यदि न्यूनकोण त्रिभुज हो ना, तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, तो इसका आंसर होगा इनसाइड द ट्रायंगल। और 90 से यदि ज्यादा हो एक भी कोण, तो उसका लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के बाहर होता है। और यदि 90 ही हो यानी कि समकोण त्रिभुज हो, तो उसका जो लंब केंद्र होता है ना, तो जिस शीर्ष पे 90 डिग्री बन रहा होता है त्रिभुज के,
मतलब त्रिभुज का जो शीर्ष समकोण बना रहा होता है वहीं पे होता है लंब केंद्र। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए। आइए अगले सवाल पे। इसको रेशनलाइज करना है, बहुत ही आसान है। रेशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे आप गुना कर देंगे किससे, √2 प्लस √3 से, √2 प्लस √3 से। नीचे हो जाएगा √2 प्लस √3, √2 माइनस √3 और √2 प्लस √3, तो हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो नीचे बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि -1। और ऊपर इन दोनों का स्क्वायर √2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 √6। ठीक है, यह आ जाएगा 5 और माइनस ऊपर चला गया, -5 माइनस 2 √6, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समानांतर खींची गई है, जो एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पे प्रतिच्छेद करती है। यदि एडी बराबर 3, डीबी बराबर 6, एई बराबर 4, तो ईसी का वैल्यू आपको निकालना है। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी। इसमें एक लाइन है जो बीसी के समानांतर है, तो बीसी के समानांतर एक लाइन डीई है जो एबी को डी पे और एसी को ई पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि एडी जो है वो 3 है, डीबी जो है वो 6 है और एई जो है वो 4 है। आपसे पूछ रहा है ईसी क्या होगा। तो देखिए, जो बड़ा वाला त्रिभुज है और जो छोटा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी, ठीक है, और छोटा वाला त्रिभुज एडीई, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, यानी कि सिमिलर है। और यदि सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो बराबर होता है। और आपको वैसे भी पता है, मैंने बताया था कि यदि किसी भी ट्रायंगल में आप एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा खींच देते हैं तो जो भुजा का रेशियो आता है वो बराबर आता है, यानी कि 3/6 का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा 4/x का। ठीक है, आप सीधा देख सकते थे, ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा, यानी कि x की वैल्यू 8। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला, यदि किसी चाप AB द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण 140 डिग्री है तो उसी चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया प्रतिवर्ती कोण कितना होगा। टोटल कोण 360 होता है सेंटर पे, और यदि एक कोण 140 है तो उसका प्रतिवर्ती कोण 220 होगा। कहने का मतलब यह है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें कोई चाप है AB। चाप तो आप लोगों को पता होगा किसको बोलते हैं, ये चाप हो गया, ठीक है। और AB चाप जो है सेंटर पे, एक सेकेंड, AB चाप सेंटर पे 140 डिग्री बना रही है, यानी कि ये जो एंगल है AB ने सेंटर पे 140 बनाया। तो पूछ रहा प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो ये जो उल्टे साइड वाला होता है ना, यही रिफ्लेक्स एंगल होता है 140 का। तो टोटल चूंकि 360 होता है और ये 140 है तो ये 220 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला टेन ए प्लस सेक इक्वल टू 3 है, तो टेन ए का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि यदि सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो सेक ए माइनस टेन ए जो होता है 1/x होता है, यानी कि 1/3 होगा, उल्टा हो जाता है। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ दें, सॉरी घटा दें, क्योंकि आपको टेन ए का वैल्यू निकालना है, तो माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 टेन ए इक्वल टू 3 माइनस 1/3, यानी कि 9 माइनस 1/3 8/3, यानी कि टेन ए कितना आ जाएगा 4/3। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है त्रिज्या r वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र पे थीटा का कोण बनाती है। ठीक है, थीटा रेडियन में है। लघु चाप की लंबाई को निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक दर्शाता है। तो आपको पता है कि जब आप लोग चाप की लंबाई बोलते हैं तो चाप का लंबाई सीधा सीधा 8 थीटा होता है, यदि थीटा रेडियन में दिया हुआ है तो। ठीक है, आपको पता है कि पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, और ये होता किसके लिए, पूरे सर्कल के लिए, और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 2π रेडियन। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि 2π रेडियन के लिए पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर है वो 2πr होता है, 2πr, यानी कि यदि एक रेडियन की बात करें तो एक रेडियन के लिए कितना हो जाएगा r। ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर r हो जाएगा एक रेडियन के लिए। तो यहाँ पे पेरीमीटर की यदि हम बात करें तो ये पूरा पेरीमीटर होता है,
ठीक है। ये कब होता है? 2 पाई रेडियन के लिए। और यदि 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन ये है अपना, ये 1 रेडियन एंगल। और 1 रेडियन के लिए जो आपका चाप का लेंथ आएगा वो ये आएगा आर, आर के बराबर होगा। तो आप खुद बताइए, सवाल में पूछ रहा है कि थीटा रेडियन के लिए क्या होगा। तो 1 रेडियन के लिए यदि आर है तो थीटा रेडियन के लिए क्या हो जाएगा? थीटा आर। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये आज का आखिरी सवाल है। इसमें बोल रहा है कि ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी अकेला 18 दिनों में पूरा करता है तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है। सवाल में दिया हुआ है कि ए, बी और सी मिलके किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला 12 दिन में और बी अकेला 18 दिन में करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम को आप काम मान लीजिए। तो आपको पता है 6, 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो 36। 36 निकाल लेते हैं एलसीएम। तो आप यहाँ से बताइए कि ए, बी और सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 6 दिनों में काम करता है, 36 काम, यानी कि कैपेसिटी 6। 12 और 36 का, 12 दिनों में काम करता है ए, 36 काम करता है, तो ए की कैपेसिटी आ गई 3 12 36। और यहाँ से देखिए 18 दिनों में बी करता है तो बी की कैपेसिटी 2। अब आपको ए बी सी का कैपेसिटी 6 मिल गया और ए का कैपेसिटी 3 है, बी का कैपेसिटी 2 है, तो सी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ के कैपेसिटी 6 होना चाहिए। तो ये 3 और 2 5 हो गया ए और बी का कैपेसिटी, तो सी का कैपेसिटी 1 आ जाएगा। तो यदि सी का कैपेसिटी 1 है तो उसको 36 काम करने में 1 की कैपेसिटी से कितने दिन लगेंगे? 36 दिन। ठीक है, हो गया आज का। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।